हेलो एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस स्लाइड में हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल रियलिज्म की, या फिर नियो रियलिज्म भी बोला जा सकता है इसको। व्हाई स्ट्रक्चरल? बिकॉज इट टेक्स स्ट्रक्चर एज द कोज ऑफ व्हाई स्टेट्स बिहेव एज द डू, rather than human individuals or human egoism. ठीक है, so that is the key difference between classical realist and neo-realist or structural realist. Neorealism was a new thinking. It basically emerged in 1970s with the publication of Kenneth Walt's A Theory of International Politics. It was critical of traditional realism, as I already said, and it was a new positive orientation and shift in the scope of realist approach, या फिर in the scope of IR also you can say. ये एक प्रकार से it was an attempt to develop a more methodologically rigorous approach to theorizing about international affairs. ठीक है, तो एक प्रकार से वही हमने देखा कि बिहेवियरलिस्ट का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं बिहेवियरल रेवोल्यूशन का वो हर एक डिसिप्लिन पर ही, हर एक जगह ही देखने को मिलता है। तो ये जो क्लासिकल रियलिस्ट थे, वो जो जो उनका जो विजडम लिटरेचर था, उनकी जो ज्ञान की बातें थी, उनको कहीं ना कहीं साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स और रीजनिंग के साथ इन्होंने बताने की कोशिश की। अभी ये हम जो है केनेथ वोल्स के बारे में आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वोल्स टॉक्स अबाउट थ्री लेवल्स ऑफ एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स। तो एक प्रकार से मेथोडोलॉजिकली रिगरस टूल्स प्रोवाइड करवाता है कि व्हाई स्टेट्स बिहेव एज द डू, रादर देन just saying, just putting the blame on the human individuals. हालांकि इसका एक काउंटर अटैक भी सामने आता है। ये काउंटर अटैक itself was carried out by Morgenthau and scholars associated with English school, especially Hadley Bull, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच को डिफेंड करते हैं। एंड दिस वे द डिसिप्लिन ऑफ आईआर, it is basically the matter of three or four great debates in international relations scholarship. ठीक है, तो की एक्सपोनेंट्स की जहां तक बात है, केनेथ वोल्स, ऑफ कोर्स ही इज द foremost thinker in structural realism. Then there is John Marcimer and third is Joseph Grieco. ठीक है, तीन मेन वर्जन्स हमें न्यू रियलिज्म के देखने को मिलते हैं। पहला है स्ट्रक्चरल रियलिज्म विच इज एसोसिएटेड विद केनेथ वोल्स। दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव गेन्स which is associated with Joseph Greco, and third is security studies, which further divide neo-realism into defensive realism and offensive realism, या फिर security maximization and power maximization respectively. ठीक है, तो की फीचर्स ऑफ न्यू रियलिज्म की जहां तक बात है, तो ये बोलते हैं कि मेजर डिटर्म व्हाट इज द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ स्टेट बिहेवियर, दे से दैट इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। तो स्टेट्स जो है, एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द अनार्किक स्ट्रक्चर। ये बोलते हैं कि स्टेट्स इंटरेक्ट इन एन अनार्किक एनवायरनमेंट, एंड दिस इज बेसिकली मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ एक्टर या फिर स्टेट बिहेवियर। ठीक है, तो अनार्की का मतलब क्या है? अनार्की का मतलब देयर इज नो ओवर आर्चिंग अथॉरिटी, या फिर देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी हुज 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 डिसीजन ए स्टेट हैज टू ओबे। इस प्रकार का कुछ नहीं है, एक प्रकार से अनार्की है, स्टेट ऑफ नेचर काइंड ऑफ अ सिचुएशन है। तो अगर इस प्रकार की सिचुएशन है और स्टेट जो है क्या चाहेंगे, इस प्रकार की सिचुएशन है, स्टेट्स आर आल्सो रेशनल एक्टर्स। ठीक है, स्टेट क्या है? दे आर रेशनल एक्टर्स, और कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। तो व्हाट डू दे वांट सेल्फ हेल्प एंड सर्वाइवल। भैया ऐसी स्थिति है तो कोई आपका दोस्त नहीं है और किसी भी चीज की गारंटी नहीं है। तो यू आर ऑन योर ओन, है ना? यू कैन ओनली रिलाई on your own help, that is self help, and you can only ultimate concern of yours should be your own survival. ठीक है, they see all other states as potential enemies and threats to national security.
ठीक है, एंड व्हाट स्टेट्स वांट इन अनार्किक एनवायरनमेंट, दे वांट सेल्फ हेल्प एंड सर्वाइवल। दे आल्सो फेवर्स बाइपोलैरिटी, है ना। बाइपोलैरिटी में ये लोग बोलते हैं कि भाई ठीक है, अल्टीमेटली ऐसे ठीक है, वॉर लाइक सिचुएशन है एक, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वॉर इज एन एवरीडे फिनोमेना इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, इट कैन बी कंटेन्ड, है ना, थ्रू बैलेंस ऑफ पावर, या फिर जो है मिलिट्री कैपेबिलिटीज, बाय एनहांसिंग मिलिट्री कैपेबिलिटीज, अपनी जो अपने आप को जो है सिक्योर कर लेना, सुरक्षित कर लेना। दे आल्सो फेवर्स बाइपोलैरिटी बिकॉज बाइपोलैरिटी इज अ बेटर गारंटी ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी एज वी सो ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। ये ठीक है, तो वहां पर मिस कैलकुलेशन, भाई दो ही एक्टर है तो मिस कैलकुलेशन की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है, एंड इस वजह से दे फेवर्स बाइपोलैरिटी रादर देन मल्टीपोलैरिटी। ठीक है, अभी क्लासिकल वर्सेस जो है नियो रियलिस्ट जो है, इनके बीच में कुछ मेजर डिफरेंसेस भी है। पहला तो यही है कि रियलिज्म जो है एक इंडक्टिव थियरी है, और नियो रियलिस्ट जो है दे दे डू नॉट डिनाई इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट लेवल एक्सप्लेनेशन, स्टेट लेवल एक्सप्लेनेशन, बट दे ऑल्सो बिलीव दैट द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर मस्ट बी कंसिडर्ड, कि स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार से दैट मेक्स इट एन इंडक्टिव थियरी। ठीक है, कि स्ट्रक्चर जो है इट लीड्स टू द एक्शन, इट लीड्स टू द स्टेट बिहेवियर। ठीक है, एंड पार की जहां तक बात है, पार जो रियलिस्ट जो लोग है, क्लासिकल रियलिस्ट, दे सी पावर एज एन एंड इन इटसेल्फ। और यहाँ पर मिलिट्री पावर जो है मोस्ट ऑब्वियस है क्लासिकल रियलिस्ट के लिए। नियो रियलिस्ट ऑन द अदर हैंड, दे सी पावर एज अ मींस टू एन एंड, एंड दे सी पावर एज द कंबाइंड कैपेबिलिटीज ऑफ स्टेट एंड नॉट जस्ट मिलिट्री पावर। ठीक है, अभी एक वो ट्रेडिशनलिस्ट वर्सेस पॉजिटिविस्ट की डिवाइड भी हमने देख लिया, कि क्लासिकल रियलिस्ट जो थे दे वर ट्रेडिशनलिस्ट, एंड नियो रियलिस्ट दे आर मोर पॉजिटिविस्ट इन देयर ओरिएंटेशन। कुछ और भी डिफरेंसेस है अनार्की को लेकर के भी है, कि भैया ठीक है, इंटरनेशनल स्ट्रक्चर जो है वो अनार्किक है, कोई ओवर आर्चिंग सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो स्टेट्स किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे अगर ये कंडीशन ऑफ अनार्की है। तो रियलिस्ट जो है, क्लासिकल रियलिस्ट, they see that anarchy is a condition of the system, कि it is a condition of the system, और states अपनी साइज, अपनी लोकेशन, अपनी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज, इनके बेसिस पर रिएक्ट करते हैं इस अनार्की के साथ में। नियो रियलिस्ट ऑन द अदर हैंड, दे सी ऑल स्टेट्स एज फंक्शनली सिमिलर यूनिट्स। ठीक है, तो फिर यूनिट लेवल जो है वो तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। ये बोलते हैं अनार्की डिफाइंस द सिस्टम, कोई फर्क नहीं पड़ता है भैया आपका साइज क्या है, लोकेशन क्या है, अल्टीमेटली यू विल हैव टू फेस दिस अनार्की। एंड ऑल, सारे के सारे जो स्टेट्स है दे एक्सपीरियंस द सेम कंस्ट्रेंट्स प्रेजेंटेड बाय अनार्की। तो ये थोड़ा सा अंतर है। तो न्यूरियलिस्ट जो है दे एक्सप्लेन एनी डिफरेंसेस इन पॉलिसी बाय डिफरेंसेस इन पावर और कैपेबिलिटीज, कि पॉलिसी के अंदर कोई भी डिफरेंस होगा, it will not be on the basis of size, location, domestic politics, leadership qualities as classical realists assumed. Rather, it will be in matters of power और capabilities। ये बात बोलते हैं नियो रियलिस्ट्स। ठीक है, तो ये कुछ बातें हमने स्ट्रक्चरल रियलिज्म, नियो रियलिज्म के बारे में की। आगे की स्लाइड में हम देखते हैं, इस स्लाइड में हम बात करेंगे मेजर टाइप्स ऑफ नियो रियलिज्म। देखो, एक तो पहला वर्जन तो है केनेथ वोल्स का जो थियरी ऑफ स्ट्रक्चरल रियलिज्म है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट जो डिस्कस्ड अपॉन वर्जन, बट दैट इज नॉट द ओनली वर्जन। सेकंड इज जोसेफ ग्रीको जो है, he integrated Ward's ideas with the ideas of more traditional realist जो है, मॉर्गन था, वो है, EH कार है, इनके साथ में, and he gave the concept of relative versus absolute gains। थर्ड जो है वर्जन है, इट इज सिक्योरिटी स्टडीज, कि भाई स्टेट के पास जो है क्या ऑप्शंस होंगे, पावर मैक्सिमाइजेशन का होगा, सिक्योरिटी मैक्सिमाइजेशन का होगा, इस प्रकार का जो है ये तीसरा वर्जन है। वोल्ट्स की जहां तक बात है, वोल्ट्स वोल्ट्स बोलता है कि
इंटरनेशनल रिलेशंस के ये जो थियरीज है, ये 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस है, उनके ऊपर डेवलप की जा सकती है। कौन कौन सी? पहली है ह्यूमन इंडिविजुअल, जो हमने देखा क्लासिकल रियलिस्ट जो है इसके बारे में बात करते हैं कि भैया ह्यूमन इंडिविजुअल जो है, उसका जो नेचर है वही नेचर आगे जाकर के स्टेट के नेचर में भी रिफ्लेक्ट होता है। दूसरी है स्टेट के लेवल पर, कि ठीक है स्टेट का जो है क्या नेचर है क्या नहीं है, स्टेट वेदर इट इज अ सोवरेन और व्हाट। तीसरा है इंटरनेशनल सिस्टम के लेवल पर। ठीक है, एक पहला है ह्यूमन इंडिविजुअल, दूसरा है स्टेट और तीसरा है द इंटरनेशनल सिस्टम। अब वॉल्स बोलता है कि क्लासिकल रियलिज्म का डिफेक्ट क्या था। क्लासिकल रियलिज्म का डिफेक्ट ये था कि ये बिहेवियर, जो स्टेट का जो बिहेवियर है, ये इसको यहाँ तक और यहाँ तक ही एक्सप्लेन कर पा रहा था। क्लासिकल रियलिज्म जो था वो ह्यूमन इंडिविजुअल और स्टेट के लेवल पर ही, इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में इसने बात नहीं की। क्लासिकल रियलिज्म जो था इसने, ये बेसिकली इंटरनेशनल सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है ये सिस्टम थियरी से ही आता है। ये इट एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। अब हम देख लिया कि भैया 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस है, पहला है ह्यूमन इंडिविजुअल, दूसरा है द स्टेट एंड तीसरा है द इंटरनेशनल सिस्टम। 3 प्रकार से 3 लेवल्स है इंटरनेशनल रिलेशंस को एनालाइज करने के, ह्यूमन इंडिविजुअल, द स्टेट एंड द इंटरनेशनल सिस्टम। क्लासिकल रियलिज्म जो है वो यहाँ तक और यहाँ तक रुक जाता है, इट डज नॉट टॉक अबाउट द इंटरनेशनल सिस्टम, है ना। तो ये जो है फोर्स बोलता है, मेरा जो रियलिज्म है, न्यू रियलिज्म है, इट एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक तो ये 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस है वॉल्स के, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको देखा। दूसरा जो है वॉल्स बोलता है कि अच्छा चलो, इंटरनेशनल सिस्टम जो हमने देखा, जो स्ट्रक्चर क्या है इंटरनेशनल सिस्टम का, स्ट्रक्चर क्या है। तो अभी हमने देखा कि 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस है, ठीक है, ये हमने देखा। तो क्लासिकल रियलिज्म जो है, दे एक्सप्लेन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन टर्म्स ऑफ द नेचर एंड एक्शन ऑफ स्टेट ओनली। जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड। तो क्लासिकल रियलिज्म जो था, सॉरी, क्लासिकल रियलिज्म एक्सप्लेन्ड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन टर्म्स ऑफ द नेचर एंड एक्शन ऑफ स्टेट ओनली। कि भैया ये लोग बोलते हैं, सॉरी अगेन, अब जो क्लासिकल रियलिज्म का हमने देख लिया कि भैया इगोइज्म और नेशनल इंटरेस्ट ये कोर एलिमेंट है क्लासिकल रियलिज्म के, और स्ट्रगल फॉर पावर जो है और कोज ऑफ वॉर जो है उसका कारण कहाँ देखते हैं, ये ह्यूमन नेचर में देखते हैं। तो इन्होंने ह्यूमन इंडिविजुअल के लेवल पर एनालिसिस किया और स्टेट के लेवल पर एनालिसिस किया, और ये बोला कि स्टेट का जो बिहेवियर है वो कहाँ से आता है, ह्यूमन इंडिविजुअल से आता है। तो इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में बात नहीं की, जो क्या है, अनार्की है। तो अनार्की इज द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्या है अनार्किक सिस्टम? इसका मतलब है कोई ओवर आर्चिंग अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो कि रूल्स एंड नॉर्म्स को एनफोर्स कर सके। कुल मिलाकर के एक स्टेट ऑफ वॉर लाइक सिचुएशन है। तो स्टेट के बीच में किसी भी प्रकार का कोऑपरेशन इस प्रकार की स्थिति में संभव नहीं है। चाहे फॉर्म ऑफ स्टेट कुछ भी हो, नेचर ऑफ स्टेट कुछ भी हो, डेमोक्रेसी हो, टोटलिटेरियन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरनेशनल सिस्टम ही ऐसा है, अनार्किक सिस्टम है, जिसमें किसी लीडर का मोटिवेशन, किसी देश का और सारी चीजें वो है गौण है स्ट्रक्चर के साथ में, अनार्की स्ट्रक्चर के सामने, अनार्की के सामने। इसी प्रकार से वोल्स एक और चीज बोलता है, ही डिफाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम इन टर्म्स ऑफ 3 एलिमेंट्स। ठीक है, कि जो पहला जो है ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है इनमें से, जो है सिस्टम स्ट्रक्चर जो है, इट इज फर्स्ट बाय द डिफाइंड फर्स्ट बाय द प्रिंसिपल बाय विच इट इज ऑर्गेनाइज्ड। तो 2 ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स है स्ट्रक्चर के। पहला है अनार्की फॉर आईआर, कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में क्या ऑर्गेनाइजिंग मतलब किस प्रकार से व्यवस्थित है स्ट्रक्चर। तो 2 ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है, अनार्की फॉर आईआर, कि अगर अंतरराष्ट्रीय संबंधों में देखा जाए तो अनार्की है, और हायरार्की ऑफ डोमेस्टिक ऑर्डर, अगर डोमेस्टिकली देखा जाए
तो स्टेट स्टेट जो वो है क्या है, एक सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल तो ये हो गया, दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है। स्टेट इज ऑर्गेनाइज्ड इस तरीके से, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अनार्की है और डोमेस्टिक क्षेत्र में हायरार्की है। दूसरा है डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट्स। तो क्या है यूनिट्स, क्या है इंटरनेशनल सिस्टम की? इंटरनेशनल सिस्टम की यूनिट्स है सोवरेन स्टेट्स, जो कि एक प्रकार से एक जैसे ही है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है अनार्की के सामने अगर देखा जाए तो एक प्रकार से यूनिट लेवल वेरिएशन है कि अलग अलग यूनिट में अलग अलग वेरिएशन हो, ऐसा कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जो कैरेक्टर है यूनिट्स का, वो वो फंक्शनली सिमिलर है, ठीक है। और क्या है ये यूनिट्स, क्या है इंटरनेशनल सिस्टम की? स्टेट्स है, ठीक है। नॉन स्टेट एक्टर्स भी है पर स्टेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टर। तीसरा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, भाई फर्क किस चीज से पड़ता है? ये ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल हम देख लिया, स्टेट किस प्रकार से ऑर्गेनाइज है। डोमेस्टिकली अगर देखा जाए तो हायरार्की है, स्टेट जो सुप्रीम है, सोवरेन है। इंटरनेशनली देखा जाए तो सोवरेन तो है लेकिन अनार्किक सिचुएशन में है, सेल्फ हेल्प और सर्वाइवल पर डिपेंडेंट है। दूसरा है डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट्स। भैया यूनिट्स जो है मोर और लेस सिमिलर है, स्टेट सारे के सारे एक जैसे ही हैं, तो कोई बहुत ज्यादा यूनिट लेवल वेरिएशन नहीं देखा जा सकता। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम को जो डिटरमाइन कर सकती है, डिफाइन कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है, इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज। कि भैया जो रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है इंटरनेशनल सिस्टम में, ये की इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये तो डिपेंडेंट वेरिएबल है दोनों के दोनों, ये की इंडिपेंडेंट वेरिएबल है अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स को समझने के लिए। जैसे वॉर है, पीस है, अलायंस है, बैलेंस ऑफ पावर है, इन सबको समझने के लिए क्या की इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज। ये पावर को इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटीज डिफाइन करते हैं, जैसा हमने लास्ट स्लाइड में देखा। न्यू रियलिस्ट जो है, क्लासिकल रियलिस्ट जो है वो पावर को मिलिट्री पावर मोस्ट ऑब्वियस रूप से देखते हैं कि क्या सबसे ज्यादा डोमिनेंट क्या है, मिलिट्री पावर। ये कैपेबिलिटीज के सेंस में देखते हैं, ठीक है। तो अब स्टेट जो है फंक्शनली सिमिलर यूनिट्स है, तो अल्टीमेटली फिर फर्क किस चीज का पड़ता है? कैपेबिलिटीज का, कि किस स्टेट के पास कितनी कैपेबिलिटी है किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से वोल्ट्स ने जो है स्ट्रक्चर जो है इंटरनेशनल सिस्टम का, उसको तीन एलिमेंट्स के रूप में डिवाइड किया। ये सबसे महत्वपूर्ण की इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो दूसरी चीजों को इन्फ्लुएंस करता है। ये थ्री लेवल्स ऑफ एनालिसिस देख लिया, इंटरनेशनल सिस्टम, ह्यूमन इंडिविजुअल, स्टेट इंडिविजुअल एंड वॉर करके इसकी एक किताब भी है वॉल्ट्स की। तो यहाँ से बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाता है सॉरी। तो अगर हम इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो बहुत ज्यादा कुछ इसमें से याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा है जोसेफ ग्रीको जो है, इसका कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव एंड अब्सोल्यूट गेन्स। ये बोलता है, ये पहली बात तो जो नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट है उनको क्रिटिसाइज करता है, जो कि ये बोलते हैं कि स्टेट्स आर ओनली इंटरेस्टेड इन अब्सोल्यूट गेन्स, ठीक है। अब्सोल्यूट गेन्स कि मेरे पास जो है वो बहुत है, मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, अब्सोल्यूट है वो, ठीक है। ये बोल नियो रियलिस्ट जो है ऑन द अदर हैंड, दे आर इंटरेस्टेड इन बोथ अब्सोल्यूट एंड रिलेटिव गेन्स, है ना, इन द क्वेश्चन ऑफ हाउ सच गेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंटरनेशनल सिस्टम। तो स्टेट्स जो है दे आर इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग देयर पावर एंड इन्फ्लुएंस एंड सॉरी सॉरी, जो अब्सोल्यूट गेन्स है उसके बारे में क्या होता है देखो, कि स्टेट्स आर इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग देयर पावर एंड इन्फ्लुएंस एंड दे विल कोऑपरेट विद अदर स्टेट्स और एक्टर्स इन द सिस्टम टू इंक्रीज देयर कैपेबिलिटीज। वो दो दूसरे लोगों के साथ में कि भैया दे आर इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग देयर ओन पावर। ये क्या है? अब्सोल्यूट गेन का कॉन्सेप्ट है, जो कि नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट है वो भी एक्सेप्ट करते हैं। However, Greco claims that states are also concerned with how much power and influence other states might achieve, कि दूसरे लोगों के पास में कितना है, उसको देख करके फिर आप अपना पॉलिसी एक्शन, आप अपना कैपेबिलिटीज बढ़ाते हो या
घटाते हो, तो वो दूसरों को देख करके ये सोचेगा कि भैया मैं इसके साथ कोऑपरेट करूं या नहीं करूं। तो स्टेट्स आर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन एब्सोल्यूट गेन्स, दे आर आल्सो इंटरेस्टेड इन रिलेटिव गेन्स, जो कि न्यू लिबरल्स बोलते हैं। ठीक है। और तीसरा है सिक्योरिटी स्टडीज का। ये इट इज मोर पॉलिसी रेलेवेंट एंड मोर प्रेस्क्रिप्टिव। ये बोलता है कि वोट स्ट्रेटजी ऑप्शंस स्टेट मस्ट परस्यू टू सरवाइव एंड प्रॉस्पर इन द सिस्टम। कि अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट जो है आपके सामने हो, तो वोट स्ट्रेटजी ऑप्शंस यू शुड हैव, इसके बारे में बात की जा रही है। तो पहला तो है सिक्योरिटी मैक्सिमाइजेशन का, कि भैया आप अपनी पावर और इन्फ्लुएंस और कैपेबिलिटीज इस स्तर पर बढ़ाओ कि आप अपने आप को सिक्योर कर सको। ये क्या है? डिफेंसिव रियलिज्म है। दूसरा है पावर मैक्सिमाइजेशन का, कि आप अपनी पावर को जो है, यह है सिक्योरिटी मैक्सिमाइजेशन, मार्क द डिफरेंस। यह है पावर मैक्सिमाइजेशन, कि आप अपनी पावर को इस कदर बढ़ाओ कि आप एक हेजेमोनिक पोजीशन में पहुंच जाओ, जिससे कि कोई लोड ही नहीं है, मतलब दूसरे के पास क्या है, दूसरा क्या कर रहा है, कितना कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए वॉज वंस अपॉन अ टाइम। तो ये ऑफेंसिव रियलिज्म है एंड इट इज एसोसिएटेड विद जॉन मर्सिमर। ठीक है। अब न्यू रियलिस्ट कहते हैं कि तीन मेन रीजंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है इंटरनेशनल सिस्टम में, कि वाई अकॉर्डिंग टू न्यू रियलिस्ट इंटरनेशनल अनार्की टेंड टुवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट रादर देन कोऑपरेशन। पहला तो है कि इंटरनेशनल सिस्टम क्या है? अनार्किक है। अब अनार्किक है तो क्या कारण है कि कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट रहता है, कोऑपरेशन नहीं रहता? तो तीन मेन रीजन है। पहला है सेल्फ हेल्प। पहला क्या है? सेल्फ हेल्प, कि स्टेट जो है वो सेपरेट है, ऑटोनोमस है और फॉर्मली इक्वल है। अब दिस ये जो चीज है, वो इट रिजल्ट्स इन सर्टेन काइंड ऑफ अ सेल्फ हेल्प बिहेवियर, कि आपका योर नेबर इज मोस्ट लाइकली टू बी योर एनिमी, राइट। कि इनसिक्योरिटी और अनइक्वल गेन्स जो है दूसरे लोगों के, दिस विल लीड टू सेल्फ हेल्प। दूसरा है सिक्योरिटी डायलेमा, कि सिक्योरिटी डायलेमा मतलब कि बूथ एंड व्हीलर इसके बारे में बात करते हैं, कि एक देश जो है वो अपनी पावर बढ़ा रहा है, कैपेबिलिटीज इंक्रीज कर रहा है, तो दूसरे स्टेट्स के दिमाग में ये डर फैल जाता है कि भैया ये अपनी सिक्योरिटी मैक्सिमाइज करने के लिए कर रहा है या फिर पावर मैक्सिमाइज करने के लिए कर रहा है, मतलब एक हेजेमोनिक पोजीशन में आने के लिए कर रहा है या अपने आप को सिक्योर करने के लिए कर रहा है। दिस क्रिएट्स अ लेवल ऑफ डिस्ट्रस्ट इन अदर स्टेट्स माइंड्स। तो फिर वो भी इसी स्थिति में अपनी पावर बढ़ाना शुरू कर देते हैं, एंड दिस पावर आफ्टर पावर विल सीज ओनली इन डेथ। तो ये सिक्योरिटी डायलेमा दूसरा मेन कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। पहला है सेल्फ हेल्प, की कोई कोऑपरेशन किसी भी प्रकार की चीज नहीं हो सकती है दो स्टेट्स के बीच में। दूसरा है सिक्योरिटी डायलेमा। तीसरा है रिलेटिव गेन्स, कि स्टेट जो है दे आर प्राइमरली कंसर्न्ड अबाउट मेंटेनिंग और इम्प्रूविंग देयर पोजीशन रिलेटिव टू अदर स्टेट्स, कि दूसरे लोगों के पास कितना है, दूसरे स्टेट्स के पास कितने न्यूक्स है, कितने मिसाइल्स है, ये है वो है। तो वो रिलेटिव गेन्स में ही हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं, ना कि एब्सोल्यूट गेन्स में, कि मेरे पास इतना है, मेरे पास बहुत है भैया, मेरी सिक्योरिटी कुल मिला करके आई एम सिक्योर, ऐसा नहीं है। दूसरे स्टेट के पास में कितना है, रिलेटिव गेन्स के बारे में वो बहुत ज्यादा दे आर वरीड। तो ये कुछ नियो रियलिज्म के मेजर टाइप्स है। आई होप कम से कम आपको जो है की टर्म्स है वो समझ में आ गई होगी। वर्ड्स जो है स्ट्रक्चर, ही डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स, ये चीजें, और ये चीजें यहीं से बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिलेटिव गेन्स और एब्सोल्यूट गेन्स के बारे में पूछे जाते हैं, डिफेंसिव रियलिज्म और ऑफेंसिव रियलिज्म के बारे में पूछे जाते हैं। इससे ज्यादा रियलिज्म से, नियो रियलिज्म से क्वेश्चंस पूछे जाने की बहुत कम संभावना रहती है। अगर आप इतना कर लोगे तो दैट विल सफाइस। ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।